हेलो एवरीवन, हरदा डिग्री कॉलेज की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th में सीबीएसई के फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट कंटेंट। ठीक है, तो अपकमिंग पेपर आपका फिजिक्स का पेपर है। तो देखिए, सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट के बारे में बात करेंगे कि जो सीबीएसई ने आपको कंटेंट दिया है कि किस चैप्टर में से कितना आएगा, और उसके बाद हम जो चैप्टर है, जो टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स का आएगा, उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, उस टॉपिक को हम डील करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास यूनिट, और यूनिट के बाद इसके कितने मार्क्स से कितने मार्क्स में ये टॉपिक आएगा। तो हमारा पहला यूनिट है, और पहले यूनिट में चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रिक चार्ज इन फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड, चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड, एंड इसी में अगर हम इंक्लूड कर दें करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये तीन चैप्टर मिला के हमारे पास कितने मार्क्स का आ रहा है, 16 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट चैप्टर हमारा, तो यूनिट नंबर थर्ड में हमारे पास है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें हमारे पास तीन चैप्टर फिर से आ रहे हैं, सॉरी 4 चैप्टर फिर से आ रहे हैं। चैप्टर नंबर है हमारा, पहला चैप्टर है आपके पास चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी अल्टरनेटिंग करंट। ये टोटल आ रहा है 17 नंबर का, है ना, 17 मार्क्स का है। तो आपके पहले में 3 चैप्टर 16 मार्क्स के, दूसरे में 4 चैप्टर 17 मार्क्स के। अगर हम नेक्स्ट देखें तो अब हमारे पास आ रहा है यूनिट नंबर 5, और यूनिट नंबर 5 में चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बाद आपका रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड डुअल नेचर एंड रेडिएशन, जिसमें सबसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं रे ऑप्टिक्स से और वेव ऑप्टिक्स से। ठीक है, क्योंकि ये थोड़े टफ भी टॉपिक माने जाते हैं। तो आपके पास EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड डुअल नेचर एंड रेडिएशन मिलाकर हमारे पास ये आ रहा है 18 मार्क्स। और इसी में हमारे पास नेक्स्ट अगर हम देखें 2 चैप्टर अगर हम और इंक्लूड कर दें तो एटम एंड न्यूक्लियाई, एटम और न्यूक्लियाई अगर हम और मिला दें तो ये आ रहा है 12 मार्क्स का। मतलब अगर आप इतना कर लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर, रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियाई, तो अगर हम ये मिला दें तो भी हम पास हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 18 + 12 मार्क्स की मार्किंग दी हुई है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स में ये हमारे पास ये 5 चैप्टर आ रहे हैं। तो अगर आपको पास होना है तो सबसे पहले आप ये चैप्टर तैयार कर सकते हैं। देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो लास्ट टॉपिक हमारे पास है, लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास केवल सेमीकंडक्टर दिया हुआ है, जिसमें से सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में वो पूछ रहा है मटेरियल्स, डिवाइसेस और सिंपल सर्किट। ये आ रहा है 7 मार्क्स का, तो ये सबसे कम मार्क्स में आ रहा है, बट एक ही यूनिट है और एक ही चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से मार्किंग दी हुई है। अब इनमें सबसे ज़्यादा मार्क्स में जो आ रहा है वो हमारा 18 मार्क्स वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम 18 मार्क्स वाला पूरा ये टॉपिक कवर करेंगे, और इनमें मैं आपको आज पढ़ाऊंगा रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स में जो बेसिक चीज़ें हैं, आज का वीडियो जो है वो पूरे बेसिक कंटेंट पर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में जब हम वीडियो बनाने वाले हैं तो रे ऑप्टिक्स में आपके पास क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर है सबसे पहले रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड ऑप्टिकल फाइबर। तो आज के वीडियो में हम इतनी सारे टॉपिक कवर करेंगे। देन इसके बाद है रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस, लेंसेज, थिन लेंसेज, ये सारे टॉपिक हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है, और अपकमिंग जो वीडियो रहेगा वो रहेगा आपके पास वेव ऑप्टिक्स का, और वेव ऑप्टिक्स में भी आपके पास ये दिए गए कंटेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा बहुत ही इजी टॉपिक है बेटा, क्योंकि ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है और लोअर क्लासेस में ही ये टॉपिक आ जाता है। क्या नाम है इसका,
व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या? जनरली आपने ये देखा है कि लाइट का बाउंसिंग बैक होना। अगर लाइट किसी वॉल से टकरा रहा है और टकरा कर रिटर्न बैक कर रहा है ना, लाइट किसी वॉल से टकरा रहा है, किसी दीवार से टकरा रहा है और टकरा कर रिटर्न बैक करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या बोल रहा है? द फेनोमेनन नोन एज reflection or reflection of light occurs when a light beam strikes any polished or smooth or bright object। अगर लाइट क्या कर रहा है? स्ट्राइक कर रहा है, टकरा रहा है किससे? किसी पॉलिश्ड या किसी स्मूथ या किसी ब्राइट ऑब्जेक्ट से, एंड बाउंसेस बैक टू अवर आइज, और हमारी आंखों के सामने वो क्या करता है? बाउंसिंग बैक करता है, टकराने के बाद रिटर्न बैक आ जाता है। दिस फेनोमेनन गिव अस a basis on which to view the environment। light propagate in straight line before after during reflection। और देखिए क्या होता है कि लाइट आया, उस पॉलिश्ड सरफेस से टकराया और टकराने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गया। ये क्या है? आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। डायग्राम में आप समझे, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, क्या बोल रहा है ये डायग्राम में? सबसे पहले हमें जितने भी प्रैक्टिकल करना है वो किस पर करना है? रे पर करना है। ठीक है, ये एक रे होता है। लाइट अगर एक सिंगल स्लिट के फॉर्म में चलता है तो उसको हम रे बोलते हैं, और अगर लाइट फैला हुआ चलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रे ऑप्टिक्स है उसका नाम ही रे ऑप्टिक्स है। सारे प्रैक्टिकल किस पर होते हैं? रे पर होते हैं। कि लाइट एक सिंगल स्लिट में चल रहा है, एक सिंपल जो लाइन के फॉर्म में चल रहा है उसको अपन रे बोलते हैं। तो सारे प्रैक्टिकल रे पर होंगे हमारे। ठीक है, अब इनमें ये देखें कि मेरे पास एक पॉलिश्ड सरफेस है, ये पूरे के पूरा एक पॉलिश्ड सरफेस है, जिसको यहाँ पर अपन ने मिरर के नाम से समझा। तो एक रे आया और इस सरफेस से टकराया, और इस सरफेस से टकराने के बाद रिटर्न बैक कर गया। तो यहाँ पर कंडीशन ये चलती है कि रे जिस मीडियम से आता है, जैसे रे अगर एयर में आया है तो एयर में ही रिटर्न बैक करेगा। ठीक है, रे अगर एयर में आया है तो एयर में ही रिटर्न बैक करेगा। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताने के लिए इन दोनों के बीच में मैंने क्या करा? एक नॉर्मल को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ हो गया। तो आने वाले रे को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। आने वाली प्रकाश किरण को हम क्या बोलते हैं? आपतित प्रकाश किरण। उस पॉलिश्ड सरफेस से टकरा कर जो रे जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो हमने लाइन को ड्रॉ किया है ये क्या होता है? हमारा नॉर्मल होता है। आने वाली प्रकाश किरण को आपतित प्रकाश किरण, टकराकर जाने वाली प्रकाश किरण को अपवर्तित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण, और इन दोनों के बीच में क्या होता है? अभिलंब होता है। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। यहां पर देखें कुछ एंगल बने हुए हैं। एक है हमारे पास एंगल आई, और ये एंगल आई को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये किसके बीच में बन रहा है? ये बन रहा है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। क्या बोलेंगे हम? द एंगल बिटवीन, देखें किस किस के बीच में था ये एंगल? द एंगल बिटवीन, एंगल आई इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल। किस किस के बीच में बना ये एंगल? एंगल ऑफ इंसिडेंस किस किस के बीच में? इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। इसी तरह से सेकंड है हमारे पास एंगल आर, जिसको आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हो। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किस किस के बीच में? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? रिफ्लेक्शन क्या? लाइट का किसी पॉलिश्ड सरफेस से टकराकर बाउंसिंग बैक होना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, जिसमें आने वाले रे को इंसिडेंस रे बोलते हैं, टकराकर जाने वाले रे को रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस बताने का काम करता है, जो दोनों के बीच में अपन ने एक लाइन ड्रॉ किया, वो क्या होता है? नॉर्मल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या? द एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके दो लॉ हैं, और वो दोनों लॉ जो हैं वो इसी से बनेंगे आप। ठीक है, चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोल रहा है, सबसे पहले इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल अलाई ऑन द सेम प्लेन। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो तीनों के तीनों कहां पर हैं, सेम प्लेन पर है। देखो ये तीनों के तीनों ऊपर ही साइड पर है, एक ही प्लेन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन। तो यहां पर रिफ्लेक्शन होने के लिए तीनों के तीनों जो है वो किस में होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक चीज और आपको समझना पड़ेगा कि रिफ्लेक्शन के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि मीडियम चेंज नहीं होगा। अगर हम एयर में हैं तो एयर में ही ये सब कुछ फिनोमेनन कंप्लीट होगा हमारा। ठीक है, नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि रिफ्लेक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक ये भी है कि अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बना आई तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए। तो क्या बोल रहा है वो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ये दोनों ही हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। और फर्स्ट वाला लॉ क्या था कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे आर लाई ऑन द सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में होना चाहिए और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन कितने टाइप का है, तो रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है। इन दो टाइप में आता है हमारे पास, पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसके दूसरे भी नाम है, मैंने यहाँ पर रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन के नाम से बताया आपको, और दूसरा इर्रेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो अलग अलग नाम दिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें कि अगर रिफ्लेक्शन किसी पॉलिश्ड सरफेस से हो रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्शन अगर किसी पॉलिश्ड सरफेस से हो रहा है, ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस है और इसमें जो इंसिडेंस रे आ रहे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सब के सब क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, देखें कि ये इंसिडेंस रे थे और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, पूरे के पूरे पैरेलल। देख सकते हैं यहाँ पर कि रिफ्लेक्शन किससे है, किसी पॉलिश्ड सरफेस से, और इंसिडेंस रे जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल है और रिफ्लेक्टेड रे भी एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ठीक है, आने वाले रे और जाने वाले जो रिफ्लेक्टेड रे ये सब के सब क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। इंसिडेंस रे के और रिफ्लेक्टेड रे के अगर पैरेलल है तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर देखें दूसरा वाला जो है वो थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेकेंड वाले में देखें अगर रिफ्लेक्शन किसी रफ सरफेस से हो रहा है, ठीक है, एक खुरदुरी सतह है जहां से हमको रिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो देखें ये खुरदुरी सतह है, इसमें इंसिडेंस रे तो बिल्कुल प्रॉपर है, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे जा रहे थे ये अनडेविएट है, इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, जिगजैग टाइप में जा रही हैं। देखिए कुछ इस तरह का सरफेस था, पहला रे ये इंसिडेंस रे आया, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कुछ इस तरह से जा रहा है, सेकेंड रे हमारे पास ये है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कुछ इस तरह से जा रहा है। तो देखिए कि ये इंसिडेंस रे तो प्रॉपर आ रहे थे, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे जा रहे हैं इनकी डायरेक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं, इर्रेगुलर है। यहाँ पर देखो ये सब के सब रेगुलर थे, सेम डायरेक्शन पर थे, लेकिन ये क्या है, ये सेम डायरेक्शन पर नहीं है। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम इर्रेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। क्लियर है, एग्जाम में बेटा क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए चलते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और न्यूमेरिकल भी सीबीएसई वाले को बहुत ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला डेराइव है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, वो मैं सीधे लेंस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ से मैं बताऊंगा। तो हमारा अगला टॉपिक आता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर है क्या, जनरली क्या बोल रहा है वो, द स्फेरिकल मिरर इज ए कर्व सरफेस मिरर विच इज ए पार्ट ऑफ ए होलोस्फीयर। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर क्या, सबसे पहले मिरर होता क्या है हम स्टार्ट करेंगे पहले प्लेन मिरर से। ये हमारे पास एक प्लेन मिरर जिसका एक सरफेस क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, और एक जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। इस साइड वाले को हम बोलते हैं कि ये क्या है, हमारा पॉलिश्ड सरफेस है, और इसके इस साइड वाला हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है।
ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब रिफ्लेक्शन जो मिलेगा वो इस वाले से मिलेगा। हम पेन चेंज कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन जो मिलने वाला है, रिफ्लेक्शन जो मिलने वाला है वो इस वाले से मिलने वाला है, और राइट साइड वाला क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं। मिरर होता क्या जनरली कि ऐसा डिवाइस, एक ऐसा उपकरण जो कि संपूर्ण आपतित प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, पूर्ण रूप से परावर्तित कर देता है। मिरर है क्या, एक ऐसा डिवाइस जो कि जितनी भी इंसिडेंस रे आएंगे, जितनी भी रेज आएंगे, उन सभी को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। ऐसे डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। कितने टाइप के होते हैं जनरली, हम हमारे सिलेबस में जो है वो स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर नहीं है, क्योंकि प्लेन मिरर के कुछ क्वेश्चन बनते नहीं है। तो यहाँ पर स्फेरिकल मिरर मतलब हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मिरर था क्या, एक ऐसा डिवाइस जो कि ऑल इंसिडेंस रे को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब इसी में आ गया आपका प्लेन मिरर। द स्फेरिकल मिरर, द स्फेरिकल मिरर इज ए कर्व सरफेस मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या है, एक कर्व सरफेस मिरर है। यहाँ पर प्लेन था, है ना, यहाँ पर क्या था, पूरा के पूरा प्लेन था। एक साइड वाला आपका पॉलिश्ड हुआ और एक साइड वाला आपका रिफ्लेक्टिंग हुआ। अब वो ये बोल रहा है कि स्फेरिकल मिरर है क्या, जो कि एक कर्व सरफेस होता है, और इस कर्व सरफेस में दो चीजें बदलेंगी। पहला कि जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर के साइड पर होता है, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर के साइड पर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर के साइड पर होता है ना, कुछ इस तरह से कि ये हमारा एक मिरर है और बाहर वाला तो क्या हो गया, पॉलिश्ड, और अंदर वाला क्या हो गया बेटा, रिफ्लेक्टिंग। तो जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर के साइड पर होता है उसको हम कॉनकेव बोलते हैं, और जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर के साइड पर होता है उसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जिसमें पॉलिश्ड सरफेस बाहर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर के साइड पर है उसको हम कॉनकेव बोलते हैं, और जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिससे रिफ्लेक्शन बाहर साइड वाले से होता है और पॉलिश्ड सरफेस कहाँ पर होता है, अंदर के साइड पर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास स्फेरिकल मिरर दो टाइप का, पहला कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स। कॉनकेव का मतलब क्या कि जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो बाहर के साइड पर होगा, ये वाला, और पॉलिश्ड सरफेस बाहर के साइड पर होगा और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर के साइड पर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पहला कॉनकेव मिरर। दूसरा जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर के साइड पर, पॉलिश्ड सरफेस अंदर के साइड पर होता है, उसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। अब इसमें साइन कन्वेंशन है कि सबसे पहले जब आप डेरिवेशन वगैरह करोगे तो इसमें साइन किस तरह से यूज करना है, तो मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल से बताता हूं। मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया। इस कॉनकेव मिरर में आपको पता है कि यहां पर अगर हम एक ऑब्जेक्ट को रख दें, यहां पर अगर हम एक ऑब्जेक्ट को रख दें तो इमेज फॉर्मेशन पहले आपको समझना पड़ेगा, और इमेज फॉर्मेशन के बाद हम साइन कन्वेंशन समझेंगे। इमेज फॉर्मेशन के लिए केवल दो रूल होते हैं बेटा। दो रूल में क्या कि अगर मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है तो यहां से कोई भी पैरेलल रे अगर आता है, तो वो इस लाइन से होकर जाता है। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं कि ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अब मिरर में किसको क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। स्फेरिकल मिरर में पहले आपको कुछ डेफिनेशन समझना पड़ेगा कि स्फेरिकल मिरर में हम किस चीज को हम क्या बोलते हैं। सबसे पहले स्फेरिकल मिरर में एक आपको पता है कि बाहर वाला जो होगा वो क्या होगा, पॉलिश्ड सरफेस होगा। अब इस पॉलिश्ड सरफेस का अगर हम यहां पर ज्योमेट्रिकल सेंटर ले लें, ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब ये आपका स्फेरिकल मिरर था और इस स्फेरिकल मिरर का ये ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, तो किसी भी स्फेरिकल मिरर के ज्योमेट्रिकल सेंटर को हम क्या बोलते हैं बेटा, पोल बोलते हैं। तो इसका नाम क्या है, ये है आपका पोल। ठीक है, दूसरा स्फेरिकल मिरर किस स्फीयर का एक भाग है, स्फेरिकल मिरर किस स्फीयर का एक भाग है, उसके सेंटर को जैसे ये सेंटर ले लेते हैं C, तो स्फेरिकल मिरर किस स्फीयर का एक भाग है,
उसके सेंटर को, ये पीसी जो दिख रहा है ना, इस पीसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। पहला पोल था स्फेरिकल मिरर का ज्योमेट्रिकल सेंटर पोल होता है, और स्फेरिकल मिरर किस स्फीयर का एक भाग है, उसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जो कि डायग्राम में क्या दिया हुआ है, पीसी दिया हुआ है। और इसको किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। अभी आर प्लस होगा माइनस होगा वो मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो पीसी है, तो हम ये बोलेंगे कि स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस होगा, स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस होगा उसको आप रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हो। मतलब पर्टिकुलर अगर हम सी की बात करें तो वो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और पीसी अगर हम ले लें तो वो क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। मतलब ये आपका केवल सी के बारे में बोलेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पीसी अगर हम लेंगे तो क्या बनेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। पी मतलब पोल और सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पीसी को मिला दिया तो इस स्फेरिकल मिरर की जो रेडियस है वो क्या बन गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर बन गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहां पर रखते हैं तो ऑब्जेक्ट के लिए जो रे डायग्राम बनता है उसके लिए आपको कुछ चीजें ऐसे याद रखनी पड़ेगी। जैसे हमने पीसी को रेडियस तो बोल दिया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है, लेकिन जो पीसी है वो पी और सी को अगर हम मिला दें तो उस लाइन का नाम होता है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। देखें यहां पर भी ड्रॉ में दिया हुआ है कि ये वाली लाइन जो होती है उसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। इस डायग्राम में यहां पर दिया हुआ है कि ये वाली लाइन क्या होती है, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपको ये समझना है कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, यहाँ पे रख दिया, तो इमेज फॉर्मेशन के दो रूल होते हैं। सबसे पहले जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर जाता है उसको हम बोलते हैं बेटा फोकस, ठीक है, फर्स्ट फोकस या केवल फोकस, ठीक है। अब यहां पर आपने देखा कि यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा, ये ऑब्जेक्ट मेरा मान लेता हूं ए बी है, तो ए बी से अगर एक रे आ रहा है तो वो ऑब्वियसली बात है कहां से होकर जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से होकर जाएगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के वो जिस भी पॉइंट से होकर जाता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, ठीक है, फोकस पॉइंट या फोकस। अब फोकस में तो ये पी से लेके एफ तक का डिस्टेंस, ये पी एफ क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। और इस फोकल लेंथ को किससे डिनोट किया जाता है, एफ से डिनोट किया जाता है। तो यहां पर कितनी चीजें हो गई, इस डायग्राम में कितनी चीजें हो गई, फिर से समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो ये आपका एक स्फेरिकल मिरर था, स्फेरिकल मिरर का ये हो गया ज्योमेट्रिकल सेंटर, और इस ज्योमेट्रिकल सेंटर का नाम क्या है, इस ज्योमेट्रिकल सेंटर का नाम है पोल, और इस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और अगर आपने पीसी को मिला दिया तो बन गया रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ठीक है। और ये पूरा लाइन अगर हम ज्वाइन करा दे तो क्या बन गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ कहीं पर अगर हम एक ऑब्जेक्ट को रख दें, मान लेते हैं कि ये तो सी था, यहाँ पर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रखा तो एक रे आता है, इंसिडेंस रे आया, और प्रिंसिपल एक्सिस के जिस भी पॉइंट से होकर गया उस पॉइंट का नाम क्या है, फोकस पॉइंट, और पी से लेके एफ तक का डिस्टेंस पी एफ क्या बन गया हमारे पास, फोकल लेंथ बन गया, जिसको एफ से डिनोट करेंगे। पीसी क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होगा, जिसको आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन में क्या, अगर इस मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर है तो नीचे वाले ऑल वैल्यू आपको लेना है नेगेटिव, तो राइट साइड वाले सबके सब क्या होंगे, ये सबके सब हो जाएंगे पॉजिटिव, है ना। इस मिरर के लेफ्ट हैंड साइड वाले नेगेटिव, और इस मिरर के राइट हैंड साइड वाले क्या, हमेशा पॉजिटिव। ऊपर वाले क्या, पॉजिटिव, और नीचे वाले क्या, नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन हमको यही बता रहा है बस, ठीक है। अगर आपके पास ये एक मिरर है तो इस मिरर के हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को समझेंगे, ठीक है। आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कंफ्यूज ना हो, क्या करना है इतना सा ध्यान रखें, ये जो कुछ भी चल रहा है वो किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ये चल रहा है एक्स एक्सिस, एक्स डेस एक्सिस। अब यहाँ पर अगर हम एक मिरर मान लें कि ये आपका एक मिरर है, तो इस मिरर के राइट हैंड साइड पर सारे वैल्यू आप पॉजिटिव लोगे क्योंकि एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव होता है।
यहाँ पर सारे वैल्यू क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को, चूंकि वाई एक्सिस मान रहे हैं ना, तो वाई एक्सिस मान रहे हैं तो इसको हम क्या लेंगे, वाई एक्सिस मान रहे हैं तो इसको हम ऊपर वाले को क्या लेंगे, प्लस लेंगे। नीचे वाला क्या हो रहा है, वाई डैश, जिसको हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो इस तरह से साइन कन्वेंशन है। और डायग्राम में किस चीज़ को क्या बोलते हैं वो मैंने आपको अभी बता दिया। चलो देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूले जो हैं वो छूट रहे हैं। पहला, जैसे रिलेट करते हुए क्वेश्चन आते हैं, पहला फॉर्मूला है हमारा मिरर फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन है एक, और डेरिवेशन के बाद इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, इसको आप अच्छे से कर लेना और इसके ऊपर क्वेश्चन भी कर लेना। यहाँ पर u क्या होता है, u होता है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, v क्या होता है, लेंथ ऑफ इमेज, और f क्या होता है, फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये मिरर फॉर्मूला है। देन अगर हम देखें तो रिलेशन बिटवीन r एंड f, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, रिलेशन है इसके बीच में f इज इक्वल टू r अपॉन में 2। ठीक है, या फिर r इज इक्वल टू कितना, 2f। जो रेडियस है वो फोकल लेंथ का कितना होता है, ट्वाइस होता है, या जो फोकल लेंथ है वो रेडियस का क्या होता है, यहाँ पर हाफ होता है। ओके, तो ये है हमारा मिरर फॉर्मूला। चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास के इमेज। कोई भी इमेज कैसे बनता है, इमेज बनाने के लिए आपको इस तरह से समझना पड़ेगा कि मेरे पास अगर एक मिरर है और इस मिरर में मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा, तो इस ऑब्जेक्ट को रखने के बाद एक रे आता है, प्रिंसिपल एक्सिस से होकर जाता है। दूसरा हम ये समझते हैं कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है तो उसी से क्या हो जाता है, रिटर्न बैक हो जाता है। यहाँ पे दो रूल लग रहे हैं। पहला रूल नंबर फर्स्ट तो ये है कि अगर कोई भी रे पैरेलल आएगा, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो किससे होकर जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से होकर जाता है। उस पॉइंट का नाम क्या होता है, फोकस पॉइंट होता है। वो हमेशा फोकस से ही होकर जाएगा। दूसरा, अगर कोई रे आया और कहाँ से होकर जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाता है, रिटर्न बैक हो जाता है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कोई भी दो रे अगर मीट कर रहे हैं या किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पे समझें कि यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हुआ ये कि एक रे आया पैरेलल और यहाँ से होकर चला गया। ठीक है, यहाँ से होकर चला गया। दूसरा रे यहाँ से आया और यहीं से रिटर्न बैक कर गया। तो ये दोनों रे आपस में टकराए किस पॉइंट पर, ये टकरा रहे हैं इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट के ऊपर हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। मान लेते हैं कि ए बी अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका अपोजिट जो इमेज है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बी डैश ए डैश के फॉर्म में, या आप नाम बदलना चाहो तो पी और क्यू भी दे सकते हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने हिसाब से यहाँ पर नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपका इमेज बनेगा। तो जो भी इमेज मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर होता है उस इमेज को हम क्या बोलते हैं, रियल बोलते हैं। ठीक है, ये इमेज क्या है, आपका रियल है। और जो भी इमेज उस मिरर के राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होता है ना, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होता है, ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं कि ये कौन सा इमेज है, वर्चुअल इमेज। क्योंकि कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को आगे लेकर जाते जाएंगे, जैसे अभी ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, कहाँ पर है, सी के पहले, ऑब्जेक्ट एट बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा हुआ है। तो अभी हमारा इमेज कहाँ पर बन रहा है, एफ और सी के बीच में बन रहा है। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे लेकर जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा इमेज भी शिफ्ट होता जाएगा, आगे जाएगा। देन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, और जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हुआ तो इमेज को हम क्या बोलेंगे कि वो क्या होगा, आपका वर्चुअल होगा। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होगा, आपका रियल होगा। मतलब जिस साइड पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड पर अगर इमेज बन रहा है तो उसको हम रियल बोलेंगे। देन मिरर के राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल बोलेंगे। अब ये इमेज की डेफिनेशन और इसके एग्जांपल समझते हैं। देखिए, द रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय मिरर और लेंस इज कॉल्ड एन इमेज। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, किसके लिए, मिरर के लिए या फिर लेंस के लिए,
उसे हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। दूसरा डेफिनेशन है एन ऑब्जेक्ट इज ए फॉर्म व्हेन अ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर रे आ रहा है और आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन आने के बाद एक्चुअली में वो मीट कर रहा है, आने के बाद वो मिल रहा है ना, किस फिनोमेनन में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में या रिफ्रैक्शन में, आने के बाद वो मिल रहा है। तो जिस पॉइंट पर वो मिल रहा है, जहां पर दो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट के ऊपर ही आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इमेज कितने टाइप का होता है, तो यहां पर हमने थोड़ा डीप में बताया कि इमेज आर टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट बोल रहा है वो रियल इमेज। रियल इमेज मैंने अभी बताया कि मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया, ठीक है। क्या बोल रहा है, द रियल इमेज इज ए फॉर्म ड्यू टू रियल इंटरसेक्शन और रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेस। तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपने देखा, अभी लेफ्ट हैंड साइड पर आपने देखा कि ये हमारा मिरर था और इस मिरर में आपने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ए बी को रखा, एक रे आया यहाँ से गया, देन सेकेंड रे आया और इसी से रिटर्न बैक कर गया। तो यहाँ पर दोनों रे एक्चुअल में मीट कर रहे थे, है ना। ये रे यहाँ से गया तो यहाँ पर मीट कर रहा है, सेकेंड वाला रे यहाँ से गया तो ये यहाँ पर मीट कर रहा है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन रे अगर एक्चुअल में मीट करते हैं तो इस टाइप की इमेज को हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। क्योंकि राइट हैंड साइड पर अगर कुछ भी होगा, रे अगर जाएगा तो एक्चुअल में नहीं जाएगा, वहां पर हम केवल अपीयर करेंगे। हम मानेंगे कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं है तो यहाँ पर पीछे की साइड पर उसको हम अपीयर करेंगे बस, ठीक है, तो वो वर्चुअल होगा। चलो इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है, द इमेज फॉर्म्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन आर रियल इमेज। अगर हम देखें मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो वहां पर एक सामने पर्दा लगा होता है, पीछे से प्रोजेक्टर चलता है, तो प्रोजेक्टर से जो इमेज पर्दे पर क्रिएट हो रहा है वो कौन सा इमेज है, वो है रियल इमेज, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें तो सेकंड है हमारे पास वर्चुअल इमेज। द वर्चुअल इमेज इज ए फॉर्म ड्यू टू द अपीरेंट इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रेस। रियल में रे जो है इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। राइट हैंड साइड पे अभी मैंने बताया ना कि राइट हैंड साइड पे अगर हमारा रे जा रहा है तो केवल अपीयर किया है अपन ने उसको, अपीयरेंट रे जो है इंटरसेक्ट हुए। तो इस टाइप की इमेज को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। देखें, द इमेज ऑफ अवर फेस इन अ प्लेन मिरर इज अ वर्चुअल इमेज। तो किसी भी बंदे का जो कि मिरर के सामने खड़ा हुआ है तो वो खुद के इमेज अगर वो देख रहा है तो वो रियल में है क्या, मिरर के अंदर रियल में क्या, नहीं है, क्योंकि रियल में तो उसके सामने हम खड़े ना, अंदर के साइड पर क्या है, वो केवल वो वर्चुअल है। देखें यहाँ पर अपन ने देखा है कि टाइप्स ऑफ इमेज में रियल इमेज क्या देख सकते हैं कि जो स्क्रीन पर हमको दिखाई दे रहा है, ये जो स्क्रीन पर हमको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, देखें जो स्क्रीन पर हमको दिखाई दे रहा है ये है हमारा रियल। और ये देखें एक बंदा खड़ा हुआ है मिरर के सामने और मिरर के सामने खड़ा हुआ है तो उसका एक इमेज क्रिएट हुआ, ये क्या है, वर्चुअल। क्योंकि यहाँ पर रे अपीरियंट हुए हैं, रियल में एक्चुअल में मीट नहीं करें। और यहाँ पर देखें प्रोजेक्टर से इस रे को उनने भेजा और जब रे को भेजा तो ये एक्चुअल में यहाँ पर जाके मीट करे होंगे तभी तो। चलो चलते हैं आगे, दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, ये क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लेता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज में अपन ने अभी देखा कि रे एक्चुअल में मीट करते हैं और वर्चुअल इमेज में एक्चुअल में मीट नहीं करते हैं। तो लाइट रेस एक्चुअली मीट टू फॉर्म अ रियल इमेज। अगर लाइट रे एक्चुअली में मीट करेंगे तो जो भी फॉर्म होगा, जो भी इमेज बनेगा वो क्या होगा, रियल होगा। लाइट डू नॉट एक्चुअली मीट टू अ फॉर्म ऑफ वर्चुअल इमेज, इसमें लाइट एक्चुअली में मीट नहीं करता है। नंबर सेकेंड, द इमेज इज जनरली इन्वर्टेड। तो जो भी रियल इमेज होगा, याद रखना कि रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है, रियल हमेशा कैसा, इन्वर्टेड होता है, ठीक है। जो भी रियल होगा वो कैसा होगा, उल्टा होगा, ठीक है। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि रियल क्या है आपका, इन्वर्टेड है। इमेज इज जनरली इरेक्ट, ठीक है। तो जो भी इमेज यहाँ पर बनेगा वो कैसा होगा, इरेक्ट होगा। यहाँ पर इन्वर्टेड मतलब कैसा, उल्टा बन रहा है, यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट के जैसे ही है लेकिन इरेक्ट बन रहा है। अगला, इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। इस इमेज को स्क्रीन पर देखा जा सकता है। द इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, इसको स्क्रीन पर नहीं देख सकते। दिस इमेज इज ए फ्रंट ऑफ मिरर एंड बिहाइंड द लेंस। मैंने आपको क्या बताया कि ये इमेज हमेशा मिरर के सामने बनता है और अगर लेंस ले लेंगे तो कहाँ पर, बिहाइंड द लेंस, लेंस के बिहाइंड, ठीक है, लेंस के बिहाइंड जाके बनेगा ही। दिस इमेज बिहाइंड द मिरर,
ये हमेशा मिरर के बिहाइंड, मतलब मिरर के राइट हैंड साइड पर जो बना वो वर्चुअल, और मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर जो बना वो रियल। ठीक है, और किसी लेंस में अगर हम समझें तो किसी लेंस में अगर राइट हैंड साइड पर बिहाइंड बना तो वो रियल, और अगर फ्रंट पे बन गया, इसी साइड पर बन गया, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका वर्चुअल हो जाएगा। ठीक है, तो मिरर में और लेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है कि मिरर में इमेज हमेशा राइट हैंड साइड पर अगर गया है तो वो वर्चुअल होता है, लेफ्ट हैंड साइड पर है तो रियल होता है। और अगर लेंस की बात करें तो लेंस के राइट हैंड साइड पर गया तो वो रियल, और सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पर गया तो वर्चुअल, और राइट हैंड साइड पर गया तो वो रियल होता है। नेक्स्ट हमारा वी कैन रीच टू इट एंड वी कांट रीच टू इट। लास्ट वाले देख लीजिए, एग्जाम्पल है हमारे पास, इसमें एग्जाम्पल में अभी मैंने आपको बताया था कि रियल इमेज का क्या एग्जाम्पल है, सिनेमा स्क्रीन, और यहाँ पर क्या है आवर इमेज इन प्लेन मिरर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन कहाँ पर था, सेम मीडियम में, लाइट का बाउंसिंग बैक। रिफ्रैक्शन क्या है, अब यहाँ पे मीडियम चेंज होगा हमारा। देखें क्या बोल रहा है वो, the bending of light rays as the passage from one medium to another thereby changing the path of the rays। अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, हमेशा याद रखना जो रिफ्रैक्शन होता है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम से होता है, तो अगर लाइट रे किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जा रहा है, और लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, इसके बाद उस जो आपका इंसिडेंस रे था, क्या हुआ कि मीडियम चेंज होने के बाद उसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इसका नाम क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से सीधा ना जाते हुए नॉर्मल के साइड पर क्या होता है, बैंड होता है, तो लाइट का ये फिनोमेनन क्या है आपका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि दो मीडियम होंगे हमारे पास, पहला होगा हमारे पास रेयर मीडियम, दूसरा होगा हमारे पास डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम क्या, वो मीडियम जिसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं उसको रेयर मीडियम बोलते हैं। डेंसर मीडियम वो मीडियम जिसके पार्टिकल पास पास होते हैं उसको हम डेंसर मीडियम बोलते हैं। जैसे कि एयर बोल रहे हैं तो एयर, और दूसरा क्या है यहाँ पर हमने ग्लास लिया। अगर हम ग्लास देखें तो ग्लास के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, और एयर में देखें तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स या एयर के जो पार्टिकल्स हैं, सॉरी एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो इसलिए अपन ने एयर वाले को क्या माना है, रेयर मीडियम माना है, और ग्लास वाले को अपन ने डेंसर मीडियम माना है। ठीक है, तो अगर कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है और नॉर्मल के साइड पर बेंड होता है, तो लाइट का ये फेनोमेनन क्या होता है आपका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। अब यहाँ पर समझे, एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा। देखें आपको ये समझ में आ रहा होगा एग्जाम्पल में कि देखें ये रिफ्रैक्शन ऑफ पेंसिल, एक पेंसिल को हमने क्या किया, एक ग्लास में रखा, तो यहाँ तक के तो बिल्कुल ये सीधा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऊपर वाला मीडियम क्या था हमारा, एयर था। ठीक है, जैसे ही ये पानी के अंदर गया, जैसे ही ये पानी के अंदर गया, ये हल्का सा बेंड हो गया। इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पानी के ग्लास के अंदर एक स्ट्रॉ रखी हुई है, यहाँ तक के तो बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद पानी के अंदर क्या हो गया, ये बेंड हो गया। ये क्या है आपका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। अब जिस तरह से रिफ्लेक्शन के लॉ हैं उसी तरह से रिफ्रैक्शन के भी लॉ हैं। यहाँ पर दो लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है, जो आपका रिफ्लेक्शन का एक लॉ है वो सेम टू सेम रिफ्रैक्शन में भी है। क्या बोल रहा है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। क्या बोला कि इंसिडेंस रे हुआ, आपको मैं पहले बता चुका हूं कि आने वाले रे को इंसिडेंस रे बोलते हैं, टकरा कर जाने वाले रे को सेम मीडियम में अगर तो रिफ्लेक्टेड, मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्टेड रे, और दोनों के बीच में अगर हम एक स्ट्रेट लाइन बना दें, है ना, तो वो क्या होता है आपका, नॉर्मल होता है। तो क्या बोल रहा है वो, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, ये तीनों के तीनों वापस से कहाँ पर है, सेम प्लेन में ही। नंबर सेकेंड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट। उन्हें क्या बोला कि ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये नॉर्मल के साइड पर बेंड हुआ, जिसने एंगल क्या बनाया है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो वो क्या बोलना चाह रहा है
कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट रेशियो, और वो कांस्टेंट रेशियो क्या होता है आपके पास, म्यू होता है। और चूंकि रे किस में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, 1 म्यू 2 लिखते हैं, वेयर म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि दोनों मीडियम के बीच में क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। और इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इस लॉ का नाम क्या है, स्नेल लॉ। ये स्नेल लॉ क्या बोलता है, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन में वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन में वेवलेंथ ऑफ सेकंड मीडियम। और इस पूरे को हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर, म्यू इज इक्वल टू, वेयर म्यू क्या, यहाँ पर जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या बता रहा है, दोनों मीडियम के बीच में रिलेशन बता रहा है कि रे कहाँ से आया, फर्स्ट मीडियम से किस में जा रहा है, सेकंड मीडियम में। जैसे फर्स्ट मीडियम आपका एयर है और एयर से हम किस में जा रहे हैं, ग्लास में, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा एयर से किस में, ग्लास में। ए म्यू जी इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर, ये है आपका स्नेल लॉ। चलते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या बोलता है कि अगर कोई लाइट रे एक मीडियम से आता है दूसरे मीडियम में जाता है, और अगर हम मीडियम को इंटरचेंज कर दें, मान लेते हैं कि रे एयर से आया और एयर से किस में जा रहा है, ग्लास में जा रहा है, तो अगर रे एयर से ग्लास में जा रहा है तो नॉर्मल के साइड पर बैंड होगा। लेकिन इसी का मीडियम हम चेंज कर दें, अब ग्लास से किस में जा रहा है, एयर में जा रहा है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी नहीं है, बोला कि अगर कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है और मीडियम को इंटरचेंज कर दें, तो रे उसी मीडियम में क्या होता है, रिटर्न बैक कर जाता है जिस मीडियम से वो आया है, मतलब जहां से आया वहीं से क्या हो जाएगा, रिटर्न बैक हो जाएगा। लाइट विल फॉलो एग्जैक्टली द सेम पाथ, इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल इज रिवर्स। अगर लाइट का डायरेक्शन ऑफ पाथ हम क्या कर दें, रिवर्स कर दें, तो वो जिस मीडियम से आता है उसी मीडियम में क्या कर जाता है, रिटर्न बैक कर जाता है। जैसे मीडियम नंबर फर्स्ट, मीडियम नंबर सेकंड में समझे, एक लाइट रे आया कहाँ से, एयर से, ठीक है, एयर से आया, किस में जा रहा है, ग्लास में जा रहा है, तो नॉर्मल के साइड पर क्या हो गया, ये बैंड हो गया, मतलब एयर से ग्लास में गया, रेयर मीडियम से किस में गया, ये डेंसर मीडियम में गया। मीडियम को चेंज करें, अगर रे डेंसर से रेयर में जाएगा, तो आपने अभी ये समझा था कि रे अगर रेयर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल के साइड पर बैंड होता है, नॉर्मल के क्लोजर होता है। बट जैसे ही डेंसर से रेयर में जाता है पूरा अपोजिट हो जाएगा, डेंसर से रेयर में जाता है तो ये रे अब कुछ इस तरह से जा रहा है, डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से क्या है, ये दूर हट रहा है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि एयर से ग्लास में है और अब वापस से ग्लास में किस में जा रहा है, एयर में, मतलब जो रे है जिस मीडियम से आ रहा है उसी मीडियम में क्या कर रहा है, ये रिटर्न बैक कर रहा है, ठीक है। ये बोलता है आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलता है। अब यहाँ पर हम कुछ इस तरह से समझें कि फर्स्ट मीडियम में अगर आपने एयर ले लिया, सेकेंड मीडियम में अगर आपने ग्लास ले लिया, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, आर। तो यहाँ पे मैं स्नेल लॉ लगा दूं, अगर बाय स्नेल लॉ, तो क्या बनेगा, आप कहां पर है, एयर, एयर से किस में जा रहा है, ग्लास में, तो क्या आएगा, ए म्यू जी इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। बट जैसे ही हमने मीडियम को इंटरचेंज किया तो अब हम डेंसर में है और डेंसर से किस में जा रहे हैं, रेयर में, मतलब अब हम किस में है, ग्लास में, और ग्लास से किस में जा रहे हैं, एयर में जा रहे हैं। तो यहाँ पर एंगल बदल जाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना यहाँ पर आई होगा, क्योंकि ये जो रे है वो किसका काम कर रहा है, इंसिडेंस रे का काम कर रहा है। ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, क्योंकि ये रे किसका काम कर रहा है, रिफ्लेक्टेड रे का काम कर रहा है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो ग्लास से किस में जा रहे हैं, हम ग्लास से जा रहे हैं एयर में, इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में कितना, साइन आर। इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि हम यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो आई बन रहा है, ऊपर क्या बन रहा है, आर बन रहा है। दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू ए म्यू जी का वैल्यू कितना, साइन आई अपॉन में साइन आर इंटू साइन आर, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ हुई है, ये आपका एंगल नीचे आर था
और ये कितना था आपका आई था, तो ये कितना आएगा आपका साइन आर और साइन आई। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट वाला डायग्राम अगर हम ले लें तो अपन ने रे को उल्टा करा, रे को उल्टा करा तो जो रिफ्रैक्शन है वो इंसिडेंस का काम करेगा और जो इंसिडेंस है वो रिफ्रैक्शन का काम करेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा साइन आर अपॉन में साइन आई, ये होगा आपका साइन आर अपॉन में साइन आई। साइन आई से साइन आई कैंसिल, साइन आर से आपका साइन आर कैंसिल। ए म्यू जी इंटू जी म्यू आई इज इक्वल टू 1, ए म्यू जी इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना जी म्यू ए, ये होगा यहाँ पर रिलेशन। ओके, तो ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कि ए म्यू जी इज इक्वल टू कितना 1 अपॉन जी म्यू ए। हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एयर से ग्लास में अगर हम जा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू म्यू इज इक्वल टू कितना है 3/2 है। कहाँ से कहाँ तक, एयर से ग्लास में। तो अगर हम ग्लास से एयर में वैल्यू निकालेंगे तो बताओ आंसर कितना होगा, तो इसका रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल कितना होगा 2/3 होगा बस। ठीक है बेटा, यहाँ पे समझ लेना कि आने वाले रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था और रिफ्लेक्टेड रे के लिए आर था, बट हमने रे का डायरेक्शन चेंज किया तो एंगल तो वही रहेंगे, आर और कितना रहेगा ये आपका आई ही रहेगा। ठीक है, ये कितना होगा आई, तो इसी पर हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ओके, दोनों का मल्टीप्लाई किया, कुछ इस तरह से वैल्यू मिल रहा है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक इसी में। मैं आपको बता दूं कि पूरा फिजिक्स एक तरफ है और ऑप्टिक्स पूरा एक तरफ है। ठीक है, पूरे फिजिक्स और ऑप्टिक्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो ऑप्टिक्स में बहुत ज़्यादा कंटेंट है। ठीक है, और ज़्यादा मार्क्स का भी आता है। अगला है हमारा क्रिटिकल एंगल। अब ये क्रिटिकल एंगल समझने के लिए आपने अभी पढ़ा कि म्यू इज इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन में साइन आर। ठीक है, ये है आपका स्नेल लॉ। अगर हम यहाँ पर समझें तो मैं अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता हूँ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देखें पहली कंडीशन कि अगर रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है तो आपको पता है कि अगर हम रे को भेजते हैं है ना यहाँ से, तो यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा इसको मैं अब मान लेता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये क्या होगा नॉर्मल से दूर हटेगा, तो दूर अपन ने ये हटा दिया, ये होगा रिफ्रैक्टेड रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे कितना आपका, रिफ्रैक्टेड रे के लिए एंगल कितना है यहाँ पर आपका, ये हो जाएगा आर। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं, अब मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका अभी 30 है, 30 के बाद मैंने इसको 45 कर दिया, 45 के बाद 60 कर दिया, देन 90 कर दिया, इस तरह से मैं इसको इंक्रीज करता जा रहा हूँ। तो जैसे जैसे हम 90 तक के लेकर जाएंगे बस, तो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ा, पहले ये कंडीशन है। देन सेकेंड स्टेज पे आई का वैल्यू आपने पहले कितना बढ़ा दिया, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 60 आपने बढ़ा दिया, तो यहाँ पर आ गया 60 के बाद और बढ़ा दीजिए, 70 कर दीजिए, ये रे और नीचे हो जाएगा। आपने i इज इक्वल टू मान लेते हैं 30 रखा, तो यहाँ पर ये आपका r था। सेकेंड 30 से कितना किया, डायरेक्ट 60 कर दिया, ये रे और नीचे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपने i का वैल्यू बढ़ाया, कितना कर दिया 90 कर दिया, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पर आ गई, इस प्लेन पर आ गई। ठीक है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वो वैल्यू जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है, जिसके कारण रे जो है इस प्लेन पर आ जाता है, और यहाँ पर एंगल का वैल्यू कितना है, r इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस का वो वैल्यू जिस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस का वो वैल्यू जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप कुछ भी बढ़ा सकते हैं, मैंने 30, 60, 90 मैंने अपने समझाने के लिए लिया, एक एग्जांपल के लिए लिया, आप जो भी एग्जांपल से समझना चाहो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप बढ़ाते जाओ और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ जाए 90 डिग्री आ जाए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वो वैल्यू जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस के वैल्यू को क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्या बोला, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वो वैल्यू जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है 90 डिग्री होता है,
उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। किससे डिनोट करते हैं, IC से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जैसे ये रे था, ये पहले यहाँ पर होगा, सेकंड यहाँ पर होगा, थर्ड यहाँ पर होगा, और अब कहाँ पर आ गया, नीचे साइड पर आ गया। तो एंगल इन्हें कितना बनाया, 90 बनाया। तो 90 डिग्री अगर बनाया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने क्या रखा होगा, जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 आया, तो वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने क्या रखा था, वही वैल्यू IC क्या होता है, आपका क्रिटिकल एंगल होता है। चलो चलते हैं आगे, क्या बोल रहा है नेक्स्ट है यहाँ पर, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए लगाते हैं स्नेल लॉ। यहाँ पर देख लें, एक रे आया और इस रे ने वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कितना कर दिया, 90 डिग्री कर दी। स्नेल लॉ से देखें, बाय स्नेल लॉ। तो स्नेल लॉ क्या बोलता है, स्नेल लॉ के लिए पहला मीडियम आप मान लो कि ये कौन सा है, आपका ग्लास है, और दूसरा मीडियम क्या है, आपका एयर है। क्योंकि क्रिटिकल एंगल बनने की कंडीशन ये होती है कि रे हमेशा डेंसर से किस में जाना चाहिए, रेयर में जाना चाहिए। तो G म्यू A इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है आपका, साइन I अपॉन में साइन R। ठीक है, यहां पर I का वैल्यू कितना, I इज इक्वल टू IC है, और R इज इक्वल टू कितना है, 90। क्या आएगा ये, G म्यू A इज इक्वल टू साइन IC अपॉन में साइन 90। ठीक है, क्योंकि अभी आपने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ा कि G म्यू A को हम लिख सकते हैं कितना, 1 अपॉन A म्यू G, और साइन 90 का वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। दोनों को चेंज कर दो, ये होगा 1 अपॉन A म्यू G। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से इसको अपन ने चेंज कर दिया। ऊपर कितना बचेगा, साइन IC बचेगा, और साइन 90 कितना हो गया, 1। इंटरचेंज वगैरह कर लीजिए, इसको इधर ले जाएं, देन इसको इधर ले जाएं, तो कितना आएगा, 1 अपॉन साइन IC इज इक्वल टू A म्यू G। और इसको ये भी लिखा जा सकता है, A म्यू G इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC। 1 अपॉन साइन किसके बराबर होता है, कॉसेक IC के बराबर होता है। तो ये है रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में। ओके बेटा, चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी आपने समझा कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस के वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं कितना, θ1। जैसे जैसे हम θ1 को इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन θ2 भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन तो आपकी ये बनी कि जब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस का वो वैल्यू रखा जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे ये यहाँ पर I इज इक्वल टू आपने कितना रखा था, IC रखा था, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया था, R इज इक्वल टू 90 हो गया था। अब और बढ़ाओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज कर दो, और इंक्रीज करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू और बढ़ेगा। देन बढ़ने के बाद 90 से और अगर बढ़ा तो ये रे अब कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये रे अब कहाँ पर आ चुका था, नीचे आ चुका है, देखें। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाने से अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ता है और वो वैल्यू 90 से बढ़ जाता है, जिसके कारण रे जिस मीडियम से आया है उसी मीडियम में क्या होता है, रिटर्न बैक कर जाता है। तो ये फेनोमेनन क्या है आपका, टोटल, नाम क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन में, लेकिन ये जो फेनोमेनन कंप्लीट हुआ ये किसका हुआ, रिफ्लेक्शन का हुआ। अब इस तरह से समझें, इस तरह से समझे कि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को तो बढ़ाया था, I इज इक्वल टू IC मिल गया, जिसके ऊपर R इज इक्वल टू कितना है, 90। अब आपको क्या करना है, इसको और ज़्यादा बढ़ाना है। IC मतलब I ग्रेटर देन कितना कर दो, IC कर दो। अगर अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर दें क्रिटिकल एंगल से, तो ये जो आपका रिफ्रेक्टेड रे यहाँ पर था, ये अब कहाँ पर आ जाएगा, नीचे साइड पर आ जाएगा। और नीचे साइड पर आएगा तो हम ये बोलेंगे कि ये तो रे था आपका इंसिडेंस रे, और ये था आपका रिफ्रैक्टेड रे, लेकिन जिस मीडियम से आकर उसी मीडियम में लाइट रे बाउंसिंग बैक कर जाता है, तो इसको आपने क्या बोला था, रिफ्लेक्शन। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू बढ़ाते हैं और क्रिटिकल एंगल से ये वैल्यू बढ़ जाता है,
तो लाइट रे जिस मीडियम से आता है उसी मीडियम में रिटर्न बैक कर जाता है। लाइट का ये फेनोमेनन क्या होता है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इसकी कंडीशन सबसे पहली तो ये बनती है कि लाइट रे हमेशा डेंसर मीडियम से आना चाहिए और रेयर मीडियम में जाना चाहिए। नंबर सेकंड कंडीशन ये होती है कि लाइट रे में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका वैल्यू हमेशा बड़ा होगा किससे, क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या कि आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कितना सेट किया था, 90 सेट कर दिया था। तो 90 से ज़्यादा होगा तभी तो उसी मीडियम में वापस आएगा, क्योंकि 90 अगर है मतलब वो यहीं पर है, रे आपका कहाँ पर है, यहीं पर। ठीक है, चलो इसकी कंडीशन समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये पूरा क्वेश्चन एक साथ बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि क्रिटिकल एंगल क्या है, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड TIR क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, इसकी कंडीशन समझाओ। ठीक है, तो इसकी कंडीशन देखें। फर्स्ट कंडीशन, द लाइट रे मूव फ्रॉम मोर डेंसर मीडियम टू लेस डेंसर मीडियम। मोर डेंसर मीडियम का मतलब क्या कि डेंस से स्टार्ट करते हुए कहाँ पर जाना चाहिए, रेयर में जाना चाहिए। नंबर सेकेंड, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन होगा किससे, क्रिटिकल एंगल से। और बेटा TIR के एप्लीकेशन में आता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर अभी मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, जनरली जो इंटरनेट के केबल है वो ऑप्टिकल फाइबर है, क्योंकि उसमें लाइट जो है वो लंबी दूरी तक के जाता है। तो जो डेटा ट्रांसमिशन है, डेटा को लंबी दूरी तक के भेजना है, तो उसके लिए हम ऑप्टिकल फाइबर या ऑप्टिकल केबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इसके एप्लीकेशन में आता है। ऑप्टिकल फाइबर भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े लेना। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।